हाँ तो बच्चों, मैं आप सभी को क्लास 11 एंकल हमने टाइप ऑफ स्पीड पर बता दिया था और आज मेरा होगा टाइप ऑफ वेलोसिटी। फिर इसके बाद मैं इक्वेशन ऑफ मोशन बताऊंगा। आज ये दोनों टॉपिक मैं आपको क्लियर कराता हूँ। तो चलिए देखिए, आज का मेरा टॉपिक है, मैं अभी क्लास 11 का फिजिक्स की चर्चा कर रहा हूँ। इसमें मेरा टॉपिक चल रहा था, ये चैप्टर है मोशन। इसमें हमारा सबसे पहले था टाइप ऑफ वेलोसिटी है। पहले तो वेलोसिटी मैंने बता रखा था, अब टाइप ऑफ वेलोसिटी। इसको हिंदी में कहते हैं वेग के प्रकार। वेग के प्रकार। ये जैसे टाइप ऑफ स्पीड हमने बताया था, 4 टाइप के एवरेज। सबसे पहले हमने बताया था यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा बताया था नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरा हमने बताया था एवरेज स्पीड, चौथा था इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी तरीके से हमारी वेलोसिटी भी है। सबसे पहले आपका है एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तीसरा है आपका एवरेज वेलोसिटी, चौथा है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस तरीके से हमारे वेलोसिटी भी 4 प्रकार की है। जैसे जिस प्रकार से हमारा स्पीड भी 4 प्रकार का होता था, इसी तरीके से वेलोसिटी भी 4 प्रकार की होती है। और मैं आपको चारों क्लियर कराऊंगा जो अभी आपका ये जो टॉपिक है। सबसे पहले बता रहे हैं टाइप ऑफ इस वेलोसिटी में, या टॉपिक होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा होगा टॉपिक, इसको हिंदी में बोलते हैं एक समान वेग। सेकंड है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वेलोसिटी, इसको बोलते हैं असमान वेग। थर्ड है आपका एवरेज वेलोसिटी। इसको बोलते हैं औसत वेग। औसत वेग। फोर्थ है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको बोलते हैं तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग। या तात्क्षणिक। इस तरीके से हमारे वेलोसिटी भी 4 प्रकार के हो गए। ठीक, जैसे हमने स्पीड में बताया था, इसी तरीके से हम वेलोसिटी भी आपको बताया कि स्पीड हमने बताया था 4 टाइप के। इसी प्रकार से हमारे वेलोसिटी भी 4 टाइप के हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, जहां पर ध्यान बस देने वाली यही बात है, जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड में क्या बताया था कि अगर कोई मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट अगर सेम इक्वल मतलब इक्वल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड जो होती है क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। अगर हम वहीं पर डिस्टेंस की ना बात करके डिस्प्लेसमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो हमारा वेलोसिटी हो जाएगा, स्पीड को हटा करके वेलोसिटी कर दिया जाएगा। मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा हो तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर सेम इक्वल मतलब इक्वल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर ट्रेवल किया जाता है, अर्थात इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय करता है, तो उस कंडीशन में उस मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होता है वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। मतलब सेम टाइम ऑफ इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट अगर कवर कर रहा है, ठीक है, तो सेम टाइम ऑफ इंटरवल में अगर सेम डिस्प्लेसमेंट अगर ट्रेवल करता है तो उस मोशन करने वाले जो ऑब्जेक्ट होंगे उनका सभी का क्या होगा, जो वेलोसिटी होगी वो हमारा एक समान वेलोसिटी कहलाएगी। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हो गया असमान वेग। हिंदी में कहेंगे अच्छा, एक समान वेग को हिंदी में कैसे डिफाइन करते हैं?
किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समयांतराल में अर्थात समान इक्वल ऑफ टाइम में समान समयांतराल में अगर समान विस्थापन तय किए जाते हैं तो उस गतिमान वस्तु का जो वेग होता है एक समान वेग कहलाता है। फिर से कहना चाहूंगा मैं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समयांतरालों में यदि समान विस्थापन तय किए जाते हैं तो उस गतिमान वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। दूसरा है हमारा असमान वेग। असमान वेग का मतलब क्या होता है? उसका जस्ट अपोजिट, मतलब एक समान वेग का जस्ट अपोजिट हम परिभाषाएं देंगे। किसी गतिमान वस्तु द्वारा यदि समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय किए जाते हैं या भिन्न भिन्न विस्थापन तय किए जाते हैं तो उस गतिमान वस्तु का वेग जो होगा असमान वेग कहलाता है। मतलब किसी मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट के द्वारा यदि सेम टाइम में, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट अगर तय किए जाते हैं, ट्रेवल किए जाते हैं, तो इस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट का जो आपका वेलोसिटी होता है वो हमारा असमान वेलोसिटी कहलाता है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं असमान वेग। तीसरा है औसत वेग। ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखो एवरेज वेलोसिटी वी और एवरेज हो गया। एवरेज वेलोसिटी इक्वल होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये हो गया हमारा औसत वेग। औसत वेग का मतलब हो गया, इसको हिंदी में अगर लिखना चाहेंगे तो औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा के कुल समय। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा इस विस्थापन को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा उस विस्थापन को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। किसी मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट के द्वारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू हमारा जो वेलोसिटी कहलाता है। देखो कोई अगर मतलब ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है और वह जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है और उस डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है वही आपका क्या कहलाता है? एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। अब हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब क्या? अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल, बहुत शॉर्ट ऑफ टाइम में, वेरी मतलब बहुत कम, जितना कहा जा सकता है लगभग 0 सेकंड के तरीके से बात कर लिया जाए, मतलब नैनो सेकंड या माइक्रो सेकंड में जो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके द्वारा जो स्पीड मतलब जो वेलोसिटी फाइंड होती है वो हमारा जो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर से बोले, अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल में किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्राप्त वेग को ही हम औसत क्या बोलते हैं? तत्कालिक या तात्कालिक वेग कहते हैं। फिर से, अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल द्वारा किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्राप्त वेग को ही हम तत्कालिक या तात्कालिक वेग कहते हैं। इसको इंग्लिश में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। मतलब बहुत ही शॉर्ट ऑफ टाइम में, बहुत ही शॉर्ट ऑफ टाइम में अगर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो इस वेलोसिटी गेन होती है उस ऑब्जेक्ट की बहुत वेरी शॉर्ट टाइम में, वेरी शॉर्ट टाइम से मतलब बहुत अत्यंत सूक्ष्म, मतलब यह 1 सेकंड का मान लो लाखों पार्ट्स में। जैसे कभी कभी हम अगर इसका एग्जाम्पल देना चाहें जो आप समझना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप बाइक पर बैठे हुए हैं, मतलब इसको बाइक आपकी चालू है, आप उसको हम क्या करते हैं? जैसे उसका एक्सीलरेटर अचानक लेकर के क्लच को छोड़ते हैं, जो स्पीड फाइंड होती है जो आपका वेलोसिटी गेन हो रहा है वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगा। या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो कहलाएगा, स्पीड कहला जाएगा। तो हम वेलोसिटी की अगर बात करते हैं तो ये देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी INS, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है लिमिटेशन लिमिट t टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू हो गया dt स्मॉल डी बाई del dy dt, या इसी को लिख सकते हैं ds by dt। ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला। इस पर न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं और ये आपका हमने टाइप ऑफ वेलोसिटी बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा एक
इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इससे पहले हम आपको एक्सेलरेशन बताएंगे। क्या बताएंगे? एक्सेलरेशन, हिंदी में बोलते हैं त्वरण। इन सबों का ग्राफ जैसे हमने वेलोसिटी का खींचा तो वैसे आप इसका भी खींच सकते हैं। इसका ग्राफ आप ड्रा कर सकते हैं स्वयं। जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपका स्ट्रेट लाइन फाइंड होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट और करंट जो ग्राफ खींचा जाएगा उसमें आपका वो जो आएगा ग्राफ जो होगा वो आपका जिगजैग लाइन फाइंड होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन, त्वरण। इसको हिंदी में बोलते हैं त्वरण। Rate of changing of a velocity is known as acceleration. Rate of changing of a velocity is known as acceleration. या इसको हिंदी में कहें कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसको स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और यह एक सदिश राशि है। इसका जो डायमेंशन एनालिसिस होता है अर्थात जो बीमा होता है LT-2 होता है। चलिए देखिए, एक्सेलरेशन को हम लोग क्या करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इक्वल होता है del v by del t, del v by del t। अब हमने बताया है डेल्टा का मतलब हो गया डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब हो गया एक तरीके से अंतर। ये देखो ये del v अपॉन del t ये हो गया वेग परिवर्तन के समय दर को, वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं। या रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी, रेट का मतलब टाइम से डिवाइड करना। रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज एक्सेलरेशन ऑफ दैट मूविंग ऑब्जेक्ट। फिर से बोले, रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज एक्सेलरेशन ऑफ दैट मूविंग ऑब्जेक्ट। It is represented by A and its SI unit is मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए इसका यूनिट फाइंड करते हैं। यूनिट मतलब हिंदी में बोलते हैं मात्रक। ये क्या हो जाएगा? लिखेंगे एज बीन होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आपका होता है एक तरीके से रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम कह रहे हैं इसको हम कह सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम एक तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिट ऑफ बी अपॉन में यूनिट ऑफ ई। तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड होता है, अपॉन में टाइम का यूनिट सेकंड हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये देखो सेकंड सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएगा मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मतलब त्वरण का मात्रक। इसके आगे डायमेंशन जिसको हिंदी में बोलते हैं बीमा। कहानी सब वही पुरानी है जो मैंने आप सभी को सिखा रखा है एज वी नो दैट। जैसा कि हम जानते हैं ए इक्वल टू हमने बताया del v by del t। यहां से लिखते हैं, लिखेंगे डायमेंशन ऑफ स्मॉल ए इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ b अपॉन में डायमेंशन ऑफ t। इधर आ जाओ, इधर आओ। इस तरीके से हम इसका डायमेंशन लिखेंगे तो ये होता है LT-1 और इसका डायमेंशन L-T होता है। इस तरीके से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा L-T और ये ऊपर जाएगा तो -1 पहले से -2 हो जाएगा। ये हो गया डायमेंशन एनालिसिस ऑफ एक्सेलरेशन, डायमेंशन एनालिसिस ऑफ एक्सेलरेशन। इस तरीके से हमारा एक्सेलरेशन ये फाइंड होता है और ये हम बताते हैं कौन सी क्वांटिटी है। इसका जो
फिजिकल क्वांटिटीज जो है, हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे तो यह एक्सेलरेशन जो है हमारा, उसको हम इरेज करते हैं। इसका फिजिकल क्वांटिटीज अगर फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं तो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटीज में आता है वेक्टर में। कौन सी क्वांटिटीज है? वेक्टर क्वांटिटीज, जिसको बोलते हैं सदिश राशि। इस तरीके से हमारा वेक्टर के बारे में अर्थात एक्सप्रेशन के बारे में मैंने आपको इतना बताया। एक्सप्रेशन का टाइप अगर हम बताना चाहें तो एक्सप्रेशन 2 टाइप का होता है। एक तरीके से आपका पॉजिटिव एक्सप्रेशन, दूसरा आपका नेगेटिव एक्सप्रेशन। तो पॉजिटिव एक्सप्रेशन क्या होता है और नेगेटिव एक्सप्रेशन क्या होता है, और फिर भी हम समझेंगे कि एक्सप्रेशन है क्या। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि एक्सप्रेशन क्या है, तो एक्सप्रेशन के बारे में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ बात बताऊंगा, जिसकी वजह से आप एक्सप्रेशन को कभी लाइफ में भूलने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर चाहें तो भूल जाएं तो भी नहीं भूल पाएंगे आप, क्योंकि इसके पीछे मेरा वादा है और यही है कि देखिए एक्सप्रेशन का मतलब है एक्सेलरेटर। एक तरीके से एक्सेलरेटर जो एक्सप्रेशन हमने जो वर्ड बोला है एक्सेलरेशन, ACCLERATI, जब हम एक्सेलरेशन बोल रहे हैं यह एक्सेलरेटर है। मतलब एक्सेलरेटर इसी वर्ड से बना हुआ है। एक्सेलरेटर एक्सेलरेशन से ही बना है। तो एक्सेलरेटर का मतलब होता है त्वरित करना। जैसे अगर हम किसी बाइक या स्कूटी या कोई भी 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, अगर हम उनके एक्सेलरेटर को इंक्रीज करते हैं अर्थात उसके त्वरण को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अगर हम उसके एक्सेलरेटर को इंक्रीज करते हैं तो उस गाड़ी की जो स्पीड होती है वो बढ़ती है। अगर हम एक्सेलरेशन को डिक्रीज करते हैं मतलब कम करते हैं तो स्पीड ऑफ जो व्हीकल्स होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगा। मतलब हम एक तरीके से देख रहे हैं क्या कि एक्सेलरेशन को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो गाड़ी की स्पीड या वेलोसिटी जो हो रही है इंक्रीज हो रही है। अगर हम एक्सेलरेटर को कम कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि गाड़ी की स्पीड जो हो रही है कम हो रही है। तो मतलब एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटर, एक्सेलरेशन क्या है, एक तरीके से एक्सेलरेटर समझ लो। यहाँ पर एक्सेलरेशन को एक तरीके से एक्सेलरेटर समझो। तो एक्सेलरेटर हम अगर इंक्रीज करते हैं मतलब हो गया हम पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब बढ़ा रहे हैं पॉजिटिव, ठीक। और जब हम उसको कम करते हैं तो समझ लो कि नेगेटिव चल रहे हैं, नेगेटिव का मतलब कम कर रहे हैं, ठीक। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि एक्सेलरेशन हमने देखा 2 टाइप का हो गया कि एक वाले में तो बढ़ रहा है, दूसरे वाले में घट रहा है। तो जब हम एक्सेलरेटर बढ़ा रहे हैं तो स्पीड बढ़ रही है या वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर हम एक्सेलरेटर को कम करते हैं तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब यह एक्सेलरेशन 2 टाइप का हो गया। इसमें एक्सेलरेशन 2 टाइप में क्या क्या आता है मैं आपको बता रहा हूँ कि एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पहला है, फर्स्ट है आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं धनात्मक त्वरण। दूसरा है आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण या मंदन। मंदन इसी को इंग्लिश में बोल सकते हैं रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन भी बोला जा सकता है। मतलब हो गया हम जो ये लिख रहे हैं रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन जो होता है यह मंदन को ही शो करता है। मंदन का मतलब हो गया क्या, अरे कभी कभी घाटे होता है। मतलब जैसे मान लो कोई व्यापार भी करता है तो व्यापारी क्या करता है, जैसे मान लीजिए उसका आज की आमदनी बहुत कम है तो कहता है कि बहुत मंदा चल रहा है। मंदा का मतलब हो गया उसकी स्पीड को कम करने का। यहाँ पर व्यापार से नहीं मतलब है, यहाँ पर आपका स्पीड से मतलब है, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब ऐसा त्वरण जिससे किसी गतिमान वस्तु का वेग क्या होता है, लगातार बढ़ता जाता है। तो इस दौरान उस गाड़ी के ऊपर जो हमारा अप्लाई हो रहा है त्वरण वह हमारा धनात्मक त्वरण कहलाएगा। मतलब ऐसा एक्सेलरेशन जिसके जरिए स्पीड ऑफ व्हीकल्स या स्पीड ऑफ बाइक या जो भी है स्पीड ऑफ वैन इंक्रीज हो
या वेलोसिटी इंक्रीज हो तो इस कंडीशन में हम एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब हो गया कि किसी स्पीड को, मतलब वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब हो गया कि उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी। अगर वही नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो उसकी स्पीड लगातार क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, खत्म होती जाएगी। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि उसका स्पीड जो होगा, जब उसके ऊपर मंथन होगा या अगर ऋणात्मक त्वरण हो रहा है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिक्लेरेशन, तो उस कंडीशन में उस व्हीकल्स के या उस बाइक का या उस मूविंग ऑब्जेक्ट का जो आपका वेलोसिटी होगा वह शून्य हो जाएगा। मतलब अगर किसी भी गति करते हुए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या रिट्रेडेशन लग रहा है अर्थात डिक्लेरेशन लगे तो उस कंडीशन में उसका वेलोसिटी एक कंडीशन में 0 हो जाएगा। ठीक, यही सब आपको जानना है। और चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन है धनात्मक त्वरण में किसी वस्तु का वेग लगातार बढ़ता जाएगा और नेगेटिव एक्सेलरेशन या ऋणात्मक त्वरण या मंदन में किसी का वस्तु का वेग लगातार घटता जाएगा। इतना याद रखिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन बताते हैं, फिर उनका डेरिवेशन बताएंगे। ये है इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको बोलते हैं गति के समीकरण। इसमें क्या है, एक है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हम जो लिख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको बोलते हैं गति का प्रथम समीकरण। यह हमारा क्या है, v = u + at है। एक जैसा भी क्लास 9 में आपको बताया गया होगा। सेकंड है आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन इस कंडीशन में हम s लिखवाए होंगे qt + ½ at², s = ut + ½ at²। ये क्लास 9 में आपको बताया जा चुका है सर। थर्ड है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको बोलते हैं गति का तीसरा समीकरण और ये होता है v² = u² + 2as। एक मैं आपको स्पेशली बताऊंगा nth सेकंड में डिस्टेंस डबल इन nth सेकंड। डिस्टेंस डबल इन nth सेकंड। ये होता है, ये स्पेशली हम nवें सेकंड के लिए लगाते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं किसी गतिमान वस्तु द्वारा क्या nवें सेकंड में चली गई दूरी। nवें सेकंड में, n मतलब 10 सेकंड में नहीं, 10वें सेकंड में। 5 सेकंड की बात करें तो 5 सेकंड में चली गई दूरी के लिए अलग फार्मूला होगा, उसके लिए हम ये लगा सकते हैं। लेकिन हमने बोल दिया 5वें सेकंड में नहीं, 5वें सेकंड में चली गई दूरी, तो हम लोग उसके लिए यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करके जो बताने जा रहे हैं, ऐसे u + ½ a इन ब्रैकेट में 2n-1। ठीक, ये फार्मूला का डेरिवेशन मैं आपको सबका बताऊंगा, चारों का फार्मूला का डेरिवेशन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिकली बताऊंगा, पहले मैथ के जरिए बताऊंगा, फिर ग्राफिकली बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको कैलकुलेशन प्रोसेस के बताऊंगा। ठीक, ये 3 तरीके से हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन इसका फार्मूला का डेरिवेशन मैं कराऊंगा। तीनों इक्वेशन का हम फार्मूला का डेरिवेशन पहले तो बताएंगे मैथमेटिकली रूप से, दूसरा बताएंगे हम ग्राफिकली रूप से, तीसरा बताएंगे बाय कैलकुलस प्रोसेस के माध्यम से कि कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका यह चैप्टर धीरे धीरे मैं समाप्ति की तरफ ले चल रहा हूं। और फर्स्ट आपको मैं बताने जा रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय मैथमेटिकल प्रोसेस।
यह है मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन, हम आपको फर्स्ट बताएंगे। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ये डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय मैथमेटिकली इसमें हमारा पहला हेडिंग है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सबसे पहले जानते हैं हम इसको कैसे फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है इनिशियल वेलोसिटी u से चलना प्रारंभ करते था आफ्टर टी टाइम, मतलब टी समय के बाद उस मूविंग ऑब्जेक्ट की जो स्पीड हो जाती है वो v हो जाता है, तब इस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट का जो हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो देखिए वो u से चलते चलते उसका t समय के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो गया, v हो गया। मतलब उसका रेट ऑफ चेंजिंग वेलोसिटी कितना हो रहा है, डेल v बाई डेल टी जो हम लिख रहे थे, तो यह u से v हो गया तो v माइनस u कर देंगे। तो यहाँ से हो जाता है कि माना कोई वस्तु जो है, हिंदी में बोला है, यदि कोई गतिमान वस्तु u वेग से चलना प्रारंभ करती है तथा t समय के बाद उसका वेग बढ़ करके v हो जाता है तथा इस दौरान उसका त्वरण a हो, तब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण की परिभाषा अनुसार, इसका हिंदी क्या होगा, त्वरण की परिभाषा अनुसार E इक्वल टू जो होता है हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी, E इक्वल टू रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन होता है। यही हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू, देखो पहला बार u वेग से चलना स्टार्ट किया था, u वेलोसिटी से चलना, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी u है और आफ्टर टी टाइम उसकी वेलोसिटी v हो गई। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, v माइनस u, क्योंकि उसका फाइनल वेलोसिटी v है, तो v माइनस u अपार में कितने टाइम में हुआ था, टी टाइम में, तो इसका डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के t इक्वल टू लिखा जा सकता है v माइनस u, इधर u माइनस में इधर अगर प्लस में हो जाएगा तो u प्लस t इक्वल टू लिखा जा सकता है v, आप इसी को लिख सकते हैं v इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफर कर v इक्वल टू u प्लस at। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। थैंक्स फॉर, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है बच्चों, जितना तुम कल्पना कर नहीं सकते उतना इजी है ये। बस आप इसके साथ थोड़ा सा वक्त बिताइए, फिर उसके बाद देखिए कितना आपका साथ देती है, लाइफ टाइम साथ देगा ये। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मैं आपको बताऊंगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला का डेरिवेशन। मैथमेटिकली आज मैं आपको तीनों का तीनों प्रोसेस बता दूंगा, इसको आप लोग नोट करते रहिए। अब है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको बोलते हैं गति का दूसरा समीकरण। इसमें क्या है, जैसे देखिए अगर हमें किसी का एवरेज फाइंड करना होता है, हम सिंपल सा बात बता रहे हैं, अगर किसी का हमें एवरेज फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं,
जैसे मान लीजिए मैथ में 5 बच्चे हैं, मतलब एक ग्रुप है, ग्रुप में 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे मैथ का टेस्ट देते हैं और टेस्ट में कोई 40 पाता है, कोई 50 पाया, कोई 30 पाया, कोई 32 पाया, मतलब ऐसे नंबर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सभी के नंबरों को ऐड करके और जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उनसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो उनका एवरेज फाइंड हो जाता है कि हाँ इन 5 बच्चों का जो एवरेजन हमारा नंबर आया है, पैसा है, तुरंत पता चल जाता है। ठीक, इसी तरीके से एवरेज कैसे फाइंड किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में कुछ सपोजिशंस मानेंगे। जैसे हम मानते हैं कि जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, क्या वो बोलो बोलो बच्चों, मैं आपको बता रहा था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूले का डेरिवेशन। तो चलिए देखिए, मैं बता रहा हूँ एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कोई अगर ऑब्जेक्ट है जो u वेग से, मतलब अगर कोई गतिमान वस्तु जो u वेग से चलना प्रारंभ कर देता था, t समय के बाद s दूरी तय करने के दौरान वह उसका अंतिम वेग v हो जाता है, तथा इस दौरान उस वस्तु का त्वरण जो है अगर इस मान a रहा हो तब, ठीक, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इसी को इंग्लिश बोल देते हैं कि यदि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी u से चलना प्रारंभ कर देता था, आफ्टर t टाइम इसका जो वेलोसिटी होता है s डिस्टेंस डबल करने के दौरान इसका फाइनल वेलोसिटी जो होता है v हो जाता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल वेलोसिटी u से चलना प्रारंभ करता है तथा t समय बाद s दूरी तय करने के दौरान इसका जो फाइनल वेलोसिटी होता है v हो जाता है, और इस दौरान त्वरण जिस मतलब एक्सेलरेशन जो इसका है अगर a हो तब हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, स्पीड का, क्योंकि हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, जैसे हम वेलोसिटी का फाइंड करते हैं चाहे स्पीड का फाइंड करते हैं। तो चलिए वेलोसिटी इक्वल टू हम लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू लिख सकते हैं हम क्या, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, देखिए वेलोसिटी को टाइप किया तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, वेलोसिटी को टाइप किया तो हमने 2 से डिवाइड किया। अब हम क्या करते हैं, इसके इक्वेशन के दोनों साइड में t से मल्टीप्लाई करते हैं, लिखो तो मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय स्मॉल t, मतलब इक्वेशन फर्स्ट के हम दोनों साइड में क्या करते हैं, स्मॉल t से मल्टीप्लाई करते हैं, तो v a v इक्वल टू t इक्वल टू हो जाएगा u प्लस v अपॉन में 2 इंटू टी, हो गया ये। अब हम जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारा, वहां से हम v का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, लिखेंगे इस, अच्छा ये बताइए वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल टू क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं कि नहीं, ख्याल करिए क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम हम इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो यह जगह v इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो यहां से देखिए डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u प्लस v हो जाएगा, तो u प्लस v के प्लेस पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v प्लस v इक्वल टू u प्लस v इक्वल टू इस v के स्थान पर u प्लस at रख देंगे, u प्लस at हो गया अपॉन में 2 पहले से है इनटू t। ध्यान सुनिए, हमने v के प्लेस पर क्या रखा, v इक्वल टू u प्लस at, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हम इसी के प्लेस पर या हमारा फाइनल वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं u प्लस at, v का स्थान क्या लिखेंगे u प्लस at फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मैंने आपको यहां पर पुट कर दिया। अब देखो u प्लस u लिखेंगे तो u हो जाएगा, s इक्वल टू लिखेंगे 2u प्लस at होल का अपॉन में 2 इनटू t, इसको हम बाय पार्ट करते हैं, मतलब अलग अलग कर लेते हैं, तो s इक्वल टू हो जाएगा 2u अपॉन में 2 प्लस at अपॉन में 2 इनटू t, दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो गया। इससे आगे मैं सॉल्व करता हूं, यहां या 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो s इक्वल टू हो जाएगा u प्लस, अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 at और होल के मल्टीप्लाई होगा t, यहां से हम फाइंड करते हैं s इक्वल टू इसका t का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन h2। इस तरीके से मैं आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने मैथमेटिकली रूप से प्रूव कराया। अब है मेरा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैं आपको कराने जा रहा हूं, यह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला का डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा जो आपको समझना होगा।
इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको बोलते हैं गति का तीसरा समीकरण। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जैसा भी हमने एवरेज फाइंड किया था, एवरेज वेलोसिटी जो हम लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी जो हम लिख रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी ए बी का मतलब है एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू था हमारा u प्लस v अपान में 2 था। ठीक, हमारा इसमें भी सपोजिशंस वही है क्या कि यदि कोई ऑब्जेक्ट u वेग से u इनिशियल वेलोसिटी से चलना प्रारंभ करता है, आफ्टर के टाइम s स्पीड मतलब s डिस्टेंस डबल करने के दौरान उसका अंतिम जो मतलब फाइनल जो वेलोसिटी हो जाती है अगर v हो जाती है, तब इस दशा में उसको हम कैसे फाइंड करते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो दोनों वेलोसिटी को ऐड करके हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अगर 3 वेलोसिटी होंगी तो तीनों को ऐड करके डिवाइड करते तो हमारा ये होगा, अब हम दोनों तरफ t से मल्टीप्लाई करते हैं तो v a v into t इक्वल टू लिख सकते हैं u प्लस v अपान में 2 into t हो गया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, लिखेंगे नाउ फ्रॉम द इक्वेशन, सॉरी इसको हम फर्स्ट नहीं माना जाएगा, हम इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो एस डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे अभी हमने इससे पहले जस्ट बताया था कि v a v into t इक्वल टू हमने लिख दिया s। क्यों? क्योंकि यह एक प्रकार का वेलोसिटी तो ये है, यह भी तो प्रकार का वेलोसिटी या टाइम है, वेलोसिटी टू टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मतलब वेग इनटू समय बराबर विस्थापन। ठीक, यहां से लिखा जा सकता है और इसको लिख दिया हमने u प्लस v अपान में 2 into t। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, यहाँ पर हम t का वैल्यू पुट कर देंगे, v इक्वल टू क्या होता है u प्लस at होता है, यहाँ से इसको जो लेकर चलाएंगे तो v माइनस u इक्वल टू हम at लिख सकते हैं, तो t इक्वल टू लिख देंगे क्या a मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा तो v माइनस u अपान में a। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखिए यही t का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, इक्वेशन सेकंड से हम t का वैल्यू फाइंड कर लिए हैं तो यहाँ पर पुट कर देंगे, देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट फर्स्ट एंड सेकंड we get इसी t का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा s इक्वल टू u प्लस v अपान में 2 पहले से है, देखो s इक्वल टू u प्लस v अपान में 2 है, हमने वही लिखा है इनटू t, इस t के प्लेस पर हम ये वैल्यू पुट करते हैं v माइनस u अपान में a। अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं s इक्वल टू v प्लस u अपान में 2 या u प्लस v लिखे तो यहाँ पर v प्लस u लिखिए इनटू v माइनस u अपान में a, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे का नीचे, तो s इक्वल टू यहाँ पर देखिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, कौन सा a प्लस b और a माइनस b। ठीक, फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b और सेकंड ब्रैकेट a माइनस b, ये हमारा होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। अर्थात हम ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपान में 2a बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2as इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as इक्वल टू लिखेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, अब u स्क्वायर इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में जाएगा तो u स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थैंक्स। इस तरीके से मैंने आपको तीन जो इक्वेशन ऑफ मोशन है मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के फार्मूले का डेरिवेशन मैंने आपको मैथमेटिकली रूप से करा दिया और आज का मेरा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। और हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप मेरे द्वारा बताए गए सभी इक्वेशन ऑफ मोशन को करके एक रफ पर और आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिएगा। जिनके पास अगर व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो मैं अपने स्क्रीन पर ही आपको अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करता हूं। अगर आपको कोई डाउट भी होता है तो वो डाउट आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं मेरे यहाँ कॉल करके या किसी तरीके से आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक।